अगर तुम्हें लगता है कि तुम डर से बच सकते हो तो ये कहानी तुम्हारे लिए है। सीजन 4 एपिसोड 1 में कुछ ऐसा होता है जो सब कुछ बदल देता है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि लास्ट का ट्विस्ट तुम्हें हिला देगा। एपिसोड शुरू होता है उसी खौफनाक शहर से जहां लोग रात होते ही अपने घरों में बंद हो जाते हैं। बाहर वो चीजें घूम रही होती हैं जो इंसान नहीं हैं लेकिन इंसान बनकर अंदर आती हैं। बॉयड और बाकी लोग अब समझ चुके हैं कि ये चीजें सिर्फ बाहर नहीं बल्कि उनके अंदर तक घुस चुकी हैं। इस गांव का असल कनेक्शन सिर्फ इन मॉन्स्टर से नहीं बल्कि ऐसी और चीजों से भी है जो इनके दिमाग के साथ खेल रही हैं। तो चलिए इस एपिसोड को हम स्टार्ट करते हैं। कहानी का स्टार्ट वहीं से होता है जहां लास्ट सीजन खत्म हुआ था, जिसमें हमने देखा था कि येलो मैन ने जिम के गले को फाड़ दिया था। तभी जूली जो उसके पास में थी उसे देखकर चिल्लाने लगती है। तभी येलो मैन उसे कहता है कि कुछ लोग ऐसी ऐसी चीजें करते हैं कि हमें उन्हें खुद रोकना पड़ता है, और जूली तुम ऐसे टाइम में भागा मत करो क्योंकि इससे कुछ नहीं बदलेगा। अभी हम देखते हैं कि जूली फिर से गायब हो गई है। फिर येलो मैन जिम के पास आता है और कहता है कि अब हम सिर्फ दोनों ही बचे हैं। येलो मैन जिम से कहता है कि तुम मुझे पहले से ही काफी पसंद थे। तभी जिम उसे कहता है कि भाड़ में जाओ, तुम शुरू से बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे थे, तुमने बहुत ज्यादा दुख भी सहे हैं। अगर तुम आगे क्या है देख नहीं पाए तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा, क्योंकि आगे जो भी होने वाला है वो मेरा फेवरेट पार्ट है। तभी जिम ये सब बकवास खत्म होने से पहले ही मर चुका होता है और फिर येलो मैन हंसने लग जाता है। अगले सीन में हम एक आदमी को देखते हैं जो कि गलती से उसी गांव में आके फंस चुका होता है, जिस तरह से सारे लोग यहाँ आके फंस जाते हैं उसी टूटे दरख्त के पास। फिर वो आदमी अपनी गाड़ी वापस घुमा लेता है। ये आदमी कौन होता है ये हमें आगे पता चलेगा। अगले सीन में हम फातिमा, एलिस और कैनी को देखते हैं। तभी फातिमा कहती है कि जब मैंने उन मॉन्स्टर्स को देखा तो मैं समझ गई कि वो लोग पहले हमारे जैसे ही इंसान हुआ करते थे, लेकिन फिर उन्होंने शैतान जैसी किसी चीज के साथ डील कर ली। वो दर्द की वजह से परेशान होने लग जाती है और पूछती है कि बॉयड कहाँ है। कैनी उनसे कहता है कि मैं अभी बॉयड को ढूंढने जाता हूँ, ऐसा करो तुम दोनों यहाँ से चले जाओ। उनके जाने के बाद कैनी आगे बढ़ने लगता है और नीचे जाने लगता है उसी गुफा में। थोड़ी दूर आगे चलने के बाद कैनी बॉयड को आवाज देने लगता है। तभी बॉयड पीछे से आता है, उसका मुंह बंद कर देता है। बॉयड उससे कहता है कि यहाँ पे कुछ भी ना बोलो। तभी कैनी की नजर स्माइली मॉन्स्टर पे जाती है जो अपने कपड़े पहन रहा होता है। वो मॉन्स्टर कैनी से कहता है कि काफी देर बाद दिखे हो, अब मजा आएगा। तभी बॉयड फौरन उसे वहाँ से लेके चला जाता है। फिर वो दोनों ऊपर आ जाते हैं और बेसमेंट फौरन बंद कर देते हैं। कैनी बॉयड से पूछता है कि हम दोनों ने इसको जला के मार दिया था, ये जिंदा कैसे हो गया। बॉयड उसे बताता है कि वो ही बेबी था और अब वो बड़ा होकर स्माइली बन गया है, ये सारा कुछ मेरे ही सामने हुआ था। फिर कैनी उससे पूछता है कि क्या उससे फातिमा ने पैदा किया था। बॉयड कहता है हाँ। दूसरी तरफ डोना क्रिस्टी को कम्युनिटी हाउस में बुलाती है। दरअसल क्रिस्टी जानना चाहती थी कि यहाँ क्या हुआ था। तभी उनकी नजर सारा की तरफ जाती है और डोना सारा से पूछती है कि बॉयड कहाँ है। सारा उससे कहती है कि मुझे नहीं पता और अब यहाँ वो सारे लोग वापस आ रहे हैं, इसलिए मुझे जाना होगा। फिर डोना उसे कहती है कि हाँ तुम्हारे लिए यही सही होगा। डोना क्रिस्टी को लेके अंदर रूम में आ जाती है, लेकिन तभी डैनी उनको गन पॉइंट पे ले लेती है। डोना उससे कहती है कि मैं जानती हूँ तुम्हारी गन में गोलियां नहीं है, इसलिए इसे नीचे कर लो। तभी डैनी शांत हो जाती है, लेकिन डैनी को अभी भी उन पर कोई भरोसा नहीं था। फिर डोना क्रिस्टी को एल्गिन के पास ले जाती है। एल्गिन बुरी तरह जख्मी था क्योंकि सारा ने सच उगलवाने के लिए एल्गिन की आंख में स्क्रू ड्राइवर को घुसेड़ दिया था। क्रिस्टी को खुद भी चोट लगी हुई थी, लेकिन फिर भी वो एल्गिन का इलाज करने के लिए मान जाती है। तभी वहाँ पर एक और लड़की आ जाती है, लेकिन डोना उसे फौरन कमरे से बाहर निकाल देती है। डोना क्रिस्टी से कहती है कि तुम एल्गिन का ख्याल रखो। वहीं दूसरी तरफ येलो जैकेट वाला आदमी जंगल में आगे बढ़ रहा था। वो एक जगह पर रुक कर जमीन खोद के एक सूटकेस बाहर निकालता है और अपने कपड़े उतार कर उसमें रख देता है। ये आदमी एक रहस्यमय इंसान है जिसका राज हमें आगे जाके पता लगेगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं वो स्ट्रेंजर जो कि पादरी जैसा लग रहा था अपनी गाड़ी लेकर आगे बढ़ रहा होता है, क्योंकि उसे जरा भी अंदाजा नहीं होता कि ये टाउन वापस घुमा फिरा के उसे उधर ही ले आएगा। अगले सीन में हम डैनी और बॉयड को देखते हैं जहाँ पे कैनी उससे पूछता है कि आगे का क्या प्लान है। फिर बॉयड उसे ढेर
ढेर सारी बुलेट्स दिखाता है जो कि उसने सबसे छुपा के रखी हुई थी। दरअसल बॉयड को अंदाजा हो गया था कि वो लोग यहाँ से बाहर नहीं निकल पाएंगे। उसने बेसमेंट में जो देखा उसके बाद तो उसको पक्का यकीन हो गया था कि यहाँ से निकलना नामुमकिन है और इनको मार तो हम बिल्कुल भी नहीं सकते। इसका मतलब ये है कि उन्हें जिंदा रहने के लिए हर दिन अपनी जान बचानी होगी। बॉयड कैनी से कहता है कि इस टाउन में जितने भी लोग हैं उन सबको हमें बचाना होगा, इसलिए अब रास्ते में जो भी आए उसे तुम मार देना। कैनी को ये आइडिया सही नहीं लगता, लेकिन इसके अलावा इन दोनों के पास और कोई चांस नहीं। कैनी बॉयड को बताता है कि यहाँ हम सबको मिला के कुल 47 लोग हैं। ये बात सुन के बॉयड थोड़ा चौंक जाता है। क्रिस्टी जब एल्जिन का इलाज कर रही होती है तभी एल्जिन क्रिस्टी को कहता है कि शायद तुम्हें लगता होगा कि मैं बहुत बुरा आदमी हूँ। क्रिस्टी उससे कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि ये जगह अच्छे से अच्छे आदमी को भी बुरा बना देती है। क्रिस्टी उसकी आंख ठीक करने के लिए उसकी आंख में स्प्रे मारती है। तभी एल्जिन उससे कहता है कि वो बच्चा पैदा हो चुका है और अब हम अपने घर वापस जा सकेंगे। लेकिन क्रिस्टी एल्जिन को झूठा दिलासा नहीं देना चाहती थी। क्रिस्टी उसे बताती है कि हमारे साथ पहले भी इस किस्म के कई धोखे हो चुके हैं, इसलिए तुम जो भी करना सोच समझ के करना। इसके बाद क्रिस्टी एल्जिन की आंख को सिलना शुरू कर देती है। दूसरी तरफ टबीता जंगल के रास्ते होते हुए डायनर की तरफ वापस आ जाती है। ईथन और जूली अपनी माँ को देखकर बहुत खुश होते हैं, लेकिन तभी टबीता गौर करती है कि जिम उनके साथ नहीं है। टबीता उनसे पूछती है कि जिम कहाँ है। दोनों टबीता का ये सवाल सुन के परेशान हो जाते हैं, क्योंकि उन दोनों को लग रहा था कि जिम टबीता के साथ है। फिर जूली को अंदाजा हो जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है। जूली ये बात टबीता से पूछती है। टबीता उससे कहती है कि कोई गड़बड़ नहीं है, अब हमें घर जाना चाहिए। अगले सीन में हम उसी पादरी को देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा घबराया हुआ होता है और उसी घबराहट में उसकी कार पुलिस स्टेशन से टकरा जाती है। फिर बॉयड और कैनी बाहर आकर पादरी को देखते हैं। उनके साथ एक और लड़की भी थी जिसका नाम सोफिया होता है। सोफिया और पादरी गाड़ी में बुरी तरह फंसे होते हैं। बॉयड फौरन एम्बुलेंस बुलाने को कहता है। कैनी बॉयड के कहने पर हार्डवेयर का सामान लेने के लिए जल्दी से चला जाता है। दोनों की गाड़ी का दरवाजा बुरी तरह से जैम हो चुका होता है। जब टबीता सोफिया को काम डाउन करवाने की कोशिश कर रही थी तभी सोफिया उसे अपने बारे में बताती है। मैं सोफिया पादरी की बेटी होती है और वो अपने पिता को जोर जोर से पुकार रही होती है क्योंकि वो बेहोश होते हैं। तभी बॉयड चाकू की मदद से सीट बेल्ट काट देता है। तभी कैनी जब हार्डवेयर का सामान लेके जा रहा होता है तो वहाँ पर उसे जेड दिखता है। जेड कैनी से पूछता है कि क्या हो गया। तभी कैनी उसे सारी बात बताता है। तभी वो दोनों हार्डवेयर का सामान लेके फौरन गाड़ी की तरफ पहुंचते हैं। बॉयड जैसे तैसे सोफिया को गाड़ी से बाहर निकाल लेता है और तबीता सोफिया को संभालती है। तभी वहां पर जेड और कैनी भी आ जाते हैं। जेड और तबीता एक दूसरे के कनेक्शन को देखकर हैरान हुए होते हैं कि पुराने दौर में उनका क्या रिलेशन था। तभी हम देखते हैं कि एम्बुलेंस आ चुकी होती है। बॉयड मैरियल को सारी कंडीशन बताता है। मैरियल उस पादरी को कांच के बीच में से निकालने की कोशिश करती है। तभी तबीता सोफिया को एम्बुलेंस में ले जाती है ताकि सोफिया काम डाउन हो जाए। अच्छी बात ये थी कि पादरी अभी भी जिंदा था। कुछ देर बाद भीड़ देखकर विक्टर भी वहां आ जाता है। मैरियल जो कि नर्स होती है वो सोफिया का चेकअप करती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बॉयड और कैनी मिलकर गाड़ी का दरवाजा खोल देते हैं। फिर सोफिया सबको बताती है कि वो किस तरह यहाँ पहुंची। दरअसल पादरी और सोफिया गलती से यहाँ आ गए थे क्योंकि रास्ता ब्लॉक था दरख्त की वजह से। फिर वो अपनी गाड़ी पीछे की तरफ रिवर्स ले लेते हैं। तभी अचानक पादरी को कुछ होने लगता है। सोफिया को ये बात समझ नहीं आ रही होती कि अचानक से क्या हो गया है क्योंकि गाड़ी की स्पीड भी बढ़ चुकी होती है और फिर वही होता है, गाड़ी पुलिस स्टेशन में घुस जाती है। पादरी को गाड़ी से निकाल लिया जाता है। उसके बाद पादरी को एम्बुलेंस में लेके जाया जाता है। मैरियल बॉयड को कहती है कि शायद पादरी को सीजर हुआ है। इसके बाद वो लोग पादरी को हॉस्पिटल ले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि टबीता के दोनों बच्चे जिम की वजह से बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। फिर टबीता उन दोनों से कहती है कि परेशान ना हो, पापा रात होने से पहले ही घर आ जाएंगे। टबीता उन दोनों को घर लेकर जाने वाली होती है कि तभी जेड आ जाता है और वो उससे कहता है कि हम दोनों को बात करनी चाहिए। दरअसल टबीता अपने बेटे ईथन को लेके बहुत परेशान थी और इसीलिए वो कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहती है। वो दोनों सालों से इस जगह पर रह रहे होते हैं और इस बात से दोनों ही अनजान होते हैं। तबीता उसे कहती है जो बच्चे हमें दिखे हैं वो सारा कुछ सिर्फ और सिर्फ ढोंग है और झूठ है। हम कोई पास्ट में नहीं मिले हैं, ये सब कुछ इस टाउन की वजह से हो रहा है। अब टबीता और जेड दोनों जिम के आने का इंतजार करते हैं क्योंकि तभी आगे का कोई फैसला कर सकेंगे। इधर बॉयड जब कम्युनिटी हाउस पहुंचता है तो वहाँ पर सामने डैनी आ जाती है जो उस पर बहुत ज्यादा भड़क रही होती है। उसे इस बात का बहुत गुस्सा होता है कि बॉयड ने एल्जिन के साथ अच्छा नहीं किया।
बॉयड उसे इग्नोर करके डोना से मिलता है। डोना उसे एल्जिन की सारी कंडीशन बता रही होती है। इसके बाद बॉयड और डोना ऊपर सभी से बात करने चले जाते हैं। वहीं हम दूसरी तरफ डैनी को देखते हैं जो कि डाइनर में वापस आ चुकी होती है। वहां पर आके उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। तभी रेडियो पे कोई म्यूजिक चलने लग जाता है जैसे कि कोई उससे बात करना चाहता हो। तभी उसे बेसमेंट में एक कपड़ा मिलता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि फातिमा भी अब पूरी तरह ठीक हो चुकी थी। इसके बाद क्रिस्टी उससे पूछती है कि बताओ तुम्हारा बच्चा कैसा था। फातिमा क्रिस्टी की बात सुन के गुस्से में आ जाती है क्योंकि वो पहले ही अपने बच्चे के खोने की वजह से बहुत ज्यादा परेशान थी, जो कि असल में एक मॉन्स्टर था। तभी वहाँ पर बॉयड और डोना भी आ जाते हैं। फातिमा बॉयड से पूछती है कि उस किमोनो वाली औरत ने मेरे बच्चे के साथ क्या किया था। बॉयड उसे सारी बात बताता है कि कैसे फातिमा का बच्चा मॉन्स्टर में बदल गया। वो वही मॉन्स्टर था जिसे बॉयड ने मारा था। तभी डोना को बाहर से कुछ आवाज आती है। जब वो बाहर जाके देखती है तो विक्टर सारा सामान हटा रहा होता है। डोना विक्टर से पूछती है कि ये तुम क्या कर रहे हो। तभी विक्टर उससे कहता है कि मैं अपने पिता के लिए रहने की जगह बना रहा हूँ। जिसके बाद हेनरी डोना से माफी मांगता है और डोना वहाँ से फौरन चली जाती है। डोना रूम में वापस आके बॉयड से पूछती है कि क्या वो सच में मॉन्स्टर था। बॉयड उससे कहता है कि हाँ, मैंने और कैनी हम दोनों ने उसे अपनी आंखों से देखा है। फिर बॉयड उससे पूछता है कि तुमने वहाँ क्या देखा था। तो फिर फातिमा उसे सारी बात बताती है। दरअसल फातिमा नहीं जानती थी कि उसके पेट में जो बच्चा है वो असल में एक मॉन्स्टर है। जैसे ही वो बच्चा पैदा होता है तो वो औरत उसके बच्चे को उससे ले जाती है। बाकी बात बॉयड जानता ही है। बॉयड को लगता है कि फातिमा उससे कुछ छुपा रही है, लेकिन फातिमा बॉयड की ये बात सुन के थोड़ी भड़क जाती है और वहां से उठकर नहाने चली जाती है। दूसरी तरफ हम पादरी को देखते हैं जो कि बेहोश होता है और सोफिया पास में बैठ के प्रेयर कर रही होती है ताकि वो जल्दी से ठीक हो जाएं। तभी कैनी मैरियल से पूछता है कि क्या ये ठीक हो जाएंगे। मैरियल कहती है कि पता नहीं, क्योंकि अब तक दवाइयों का असर हो जाना चाहिए था। फिर सोफिया कैनी से फोन मांगती है क्योंकि उसने अपनी मॉम से बात करनी थी। कैनी उसे बताता है कि इस जगह पर कोई भी फोन नहीं है। सोफिया को समझ नहीं आ रहा होता कि यहाँ पर चल क्या रहा है। इसके बाद कैनी उसे बाहर ले जाता है और इस टाउन के बारे में सारा कुछ उसे बता रहा होता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि टबिता, जूली और ईथन जिम के लिए परेशान हो रहे होते हैं। टबिता को खुद भी नहीं समझ आ रहा होता कि जिम आखिर कहाँ चला गया है। तभी टबिता अपने बच्चों को दिलासा दे रही होती है कि पापा जल्दी वापस आ जाएंगे, लेकिन जूली और टबिता के दरमियान कुछ बहस शुरू हो जाती है क्योंकि टबिता उन्हें कुछ सच नहीं बता रही होती। ईथन उन दोनों की लड़ाई को शांत करवाता है और अपनी मामा से पूछता है कि क्या पापा जल्दी वापस आ जाएंगे या फिर पापा मर चुके हैं। फिर जवाब में टबिता उससे कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, जिम शायद कॉलोनी हाउस में होगा, तुम्हारे पापा जल्द ही वापस आ जाएंगे। ईथन को टबिता की बात सुनकर थोड़ा डाउट होता है। तभी जूली उससे कहती है कि जैसा हम सोचते हैं वैसी ही ये जगह हो जाती है, इसलिए हमें अच्छा सोचना चाहिए। ईथन जूली की बात मान जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कैनी ने सोफिया को सारी बातें बता दी होती हैं, जिसे सुनने के बाद सोफिया को काफी ज्यादा हैरानगी होती है। तभी सोफिया को वो रहस्यमय पत्थर दिखता है। सोफिया उसे उतारने वाली होती है कि तभी कैनी उसे रोक देता है और उसे कहता है कि अगर तुम चाहती हो कि तुम जिंदा रहो तो इस पत्थर को कभी भी उतारना नहीं। एक्चुअल में तो कैनी भी नहीं जानता कि इस पत्थर में ऐसी क्या बात है कि वो क्रिएचर अंदर आने से रुक जाती है, लेकिन फिर भी वो सोफिया को इस पत्थर को छूने से मना कर देता है। सोफिया को यकीन होता है कि खुदा यहाँ पर हर जगह मौजूद है और उन्हें बचाने के लिए एक दिन जरूर आएंगे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जब फातिमा नहा रही होती है तो वो अपने पेट को फील कर रही होती है कि इस पेट में वो मॉन्स्टर मौजूद था और वो इस बात से बहुत ज्यादा गिल्टी भी फील कर रही होती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सभी जानना चाहते हैं कि उस रात उस बेसमेंट में क्या हुआ था। तभी बॉयड उन्हें पादरी और सोफिया के बारे में बताता है। बॉयड उसे बताता है कि उस लड़की का जो फादर है वो हॉस्पिटल में एडमिट है और उसे सीजर हुआ है। इस तरह से हर एक के साथ यहाँ पर आने पे होता है। सभी को बॉयड की ये बात सुनकर हैरानगी होती है क्योंकि वो बेसमेंट की बात छुपा रहा होता है। तभी बॉयड उनसे कहता है कि उसे उम्मीद थी कि एक दिन वो यहाँ से निकल जाएगा, लेकिन गुफा में जो हुआ है उसके बाद से उसे यकीन हो गया है कि इस टाउन से निकलना नामुमकिन है, क्योंकि वो मॉन्स्टर कभी भी मर नहीं सकते और वो मॉन्स्टर एक एक करके हम सबको मार डालेंगे। बॉयड अंदर से पूरी तरह से टूट चुका होता है। तभी क्रिस्टी उससे कहती है कि तुम्हें हार नहीं माननी है क्योंकि बॉयड तुमसे काफी सारे लोगों की उम्मीदें जुड़ी हुई हैं। क्रिस्टी खुद बहुत से लोगों का इलाज करती है, इसलिए उसे पता है कि यहाँ के लोगों की उम्मीद बॉयड पर टिकी हुई है। एलिस बॉयड से बात करना चाहता है अकेले में, इसलिए वो सबको रूम से बाहर भेज देता है। बाद में वो भी बॉयड से यही कहता है कि हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। बॉयड एलिस से कहता है कि गुफा वाले हादसे के बाद मैं जान गया हूँ कि मैं और तुम यहाँ से कभी नहीं निकल सकते।
उसके बाद वो थोड़ा इमोशनल हो जाता है और साथ ही उससे कहता है कि मैंने भी तो तुम्हारे साथ बुरा किया था, तुम्हारी माँ को मार दिया था। तभी एलिस उसे गले लगा लेता है। अगले सीन में हम तबीता को देखते हैं जिसने ईथन को सुला दिया होता है। तभी अचानक किचन से कुछ आवाज आती है, जिसके बाद वो तीनों किचन में देखने जाते हैं। दरअसल किचन का सारा सामान बिखरा हुआ था, जैसे कोई वहाँ पर आया हो। लेकिन तभी अचानक वो सारी चीजें खुद ब खुद हिलने लगती हैं। ये सारी चीजें देखकर तबीता बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कैनी के सो जाने के बाद सोफिया पादरी के पास आ जाती है और फिर उसके जिस्म पर हाथ रख कर कुछ पढ़ने लगती है, जिसके बाद हम देखते हैं कि पादरी को होश आ जाता है। फिर सोफिया पादरी से पूछती है कि क्या तुम मुझे सुन सकते हो। जवाब में पादरी अपनी पलकें 2 बार झपकाते हैं। फिर सोफिया उससे कहती है कि आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज होंगे, लेकिन यहाँ की कहानी में आप सबसे इम्पोर्टेंट रोल हो। सोफिया के ये कहते ही ये कहानी पास्ट में चली जाती है, जहाँ पर हम उसी येलो मैन को देखते हैं जो जंगल में अपने कपड़े बदल रहा होता है। दरअसल पादरी जब इस टाउन में पहुंचे थे तो उनके साथ कोई लड़की मौजूद नहीं थी, और जब वो पादरी दरख्त को देखकर अपनी गाड़ी वापस घुमाता है तभी रास्ते में वो ही येलो मैन उस लड़की का बेस बदल कर उससे लिफ्ट मांगने खड़ा हो जाता है। वो पादरी से कहता है कि मैं यहाँ खो गई हूँ, जिसके बाद पादरी उसे लिफ्ट देने के लिए तैयार हो जाता है। जिसके बाद सोफिया धीरे धीरे पादरी को अपने वश में कर लेती है। उसके बाद उस गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। प्रेजेंट में सोफिया उस पादरी से कहती है कि तुम आगे की कहानी नहीं देख पाओगे, क्योंकि मैं तुम्हें मारने के बाद यहाँ के सभी लोगों को मार दूंगी। इतना कहने के बाद सोफिया पादरी का मुंह पकड़ लेती है और उसके बाद ये एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है। अब देखते हैं कि बॉयड इस बूढ़े आदमी से टाउन के लोगों को कैसे बचाएगा और ये येलो मैन असल में है कौन। ये सारे राज अगले एपिसोड में खुलेंगे। कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा और बेल आइकन को लाजमी दबा दिएगा, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। दिस इज एक्सप्लेनर पॉइंट।